आज हम आमेर के किले को देखने जा रहे हैं। मौसम बहुत ही खुशनुमा है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो चुकी है। हम जल महल के रास्ते से होते हुए आमेर की ओर बढ़ रहे हैं। आमेर का किला राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। यह जयपुर नगर का प्रधान पर्यटक आकर्षण है। ये महल कछवाहा राजपूत महाराजाओं व उनके परिवारों का निवास स्थान हुआ करता था। प्राचीन काल में आमेर को अम्बावती, अमरापुरा तथा अमरगढ़ के नाम से जाना जाता था। आमेर का किला अरावली पर्वतमाला की एक चोटी पर स्थित है। ये दूर से हमें जो पहाड़ों के ऊपर दुर्ग दिखाई दे रहा है, यही आमेर का किला है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ नीचे से ऊपर आप अपनी गाड़ी से, हाथी से या टैक्सी से जा सकते हैं। आमेर के ऊपर जाने के रास्ते में एक बावड़ी पड़ती है जिसे पन्ना मीणा कुंड कहा जाता है। आमेर एवं जयगढ़ दुर्ग अरावली पर्वतमाला के एक ही पर्वत के ऊपर बने हुए हैं। वह एक गुप्त पहाड़ी सुरंग के मार्ग से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राजस्थान के इस विशाल किले का निर्माण हिंदू और राजपूताना शैली द्वारा किया गया है। इस किले को बाहर से देखने पर मुगल वास्तुशैली दिखाई देती है, जबकि अंदर से यह किला राजपूत स्थापत्य शैली में बना हुआ है। ये महल 4 मुख्य भागों में बटा हुआ है, जिसमें प्रत्येक के प्रवेश द्वार एवं प्रांगण है। मुख्य प्रवेश सूरजपोल द्वार से है, जिससे होते हुए हम जलेब चौक में आ जाते हैं। जलेब चौक प्रथम मुख्य प्रांगण है तथा बहुत ही बड़ा बना हुआ है। इसका विस्तार 100 मीटर लंबा एवं 65 मीटर चौड़ा है। प्रांगण में युद्ध में विजय पाने पर सेना का जुलूस निकाला जाता था। ये जुलूस राजसी परिवार की महिलाएं ऊपर बने हुए जालीदार झरोकों से देखती थीं। यह द्वार पूर्वाभिमुख था एवं इससे उगते सूर्य की किरणें दुर्ग में प्रवेश पाती थी, अतः इसे सूरजपोल कहा जाता है। जलेब चौक से एक शानदार सीढ़ीनुमा रास्ता महल के मुख्य प्रांगण को जाता है। दुर्ग के भीतर महल के मुख्य प्रवेश द्वार के निकट ही देवी शीला देवी को समर्पित एक मंदिर बना हुआ है। प्रथम प्रांगण से मुख्य सीढ़ी द्वारा द्वितीय प्रांगण में पहुंचते हैं। यहाँ पर पहुंचते ही सबसे पहले हमें भोजनशाला दिखाई देती है। भोजनशाला से होते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोग दीवाने खास की ओर बढ़ जाते हैं। दीवाने खास तीसरे प्रांगण में महाराज, उनके परिवार सदस्यों एवं परिचरों के निजी कक्ष बने हुए हैं। इस प्रांगण का प्रवेश गणेश पोल द्वार से मिलता है। गणेश पोल पर उत्कृष्ट स्तर की चित्रकारी व शिल्पकारी है। इस प्रांगण में 2 इमारतें एक दूसरे के आमने सामने बनी हुई हैं। इनके बीच में मुगल उद्यान शैली के बाग बने हुए हैं। सीधे हाथ पर बने हुए निवास को सुख निवास या सुख महल नाम से जाना जाता है। इस कक्ष का प्रवेश द्वार चंदन की लकड़ी से बना है और इसमें जालीदार संगमरमर का काम है। पाइपों द्वारा लाया गया जल यहाँ एक खुली नाली द्वारा बहता रहता था, जिसके कारण भवन का वातावरण शीतल बना रहता है। इन नालियों के बाद यह जल उद्यान की क्यारियों में चला जाता है। महल का एक विशेष आकर्षण है डोली महल, जिसका आकार एक डोली की भांति है, जिनमें तब राजपूत महिलाएं कहीं भी आना जाना किया करती थीं। प्रवेश द्वार के बाईं ओर की इमारत को जय मंदिर कहा जाता है। अब हम जय मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। ये महल शीशों के टुकड़ों से बना हुआ है एवं इसकी छत पर भी बहुरंगी शीशों का प्रयोग कर अति सुंदर मीनाकारी व चित्रकारी की गई है। ये दर्पण व शीशे के टुकड़े मोमबत्ती के प्रकाश में तेज चमकते व झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं।
उस समय यहाँ पर मोमबत्तियों का ही प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इस महल को शीश महल का नाम भी दिया गया है। शीश महल का निर्माण राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। शीश महल इस प्रांगण में बनी दूसरी इमारत जय मंदिर के बिल्कुल सामने स्थित है। इन्हीं महलों में प्रवेश द्वार के अंदर डोली महल से पहले एक भूल भुलैया भी बनी है, जहां महाराजा अपनी रानियों और पटरानियों के साथ हंसी ठिठोली करते व आंख मिचोली का खेल खेला करते थे। राजा मानसिंह की कई रानियां थीं और जब वे युद्ध से लौटकर आते थे तो सभी रानियों में सबसे पहले उनसे मिलने की होड़ लगा करती थी। ऐसे में राजा मानसिंह इस भूल भुलैया में घुस जाया करते थे। वह इधर उधर घूमते थे और जो रानी उन्हें सबसे पहले ढूंढ लेती थी उसे ही उनसे मिलन का सुख प्राप्त होता था। इस मंडप की सभी बाहरी तरफ खुले झरोके वाले छोटे छोटे कक्ष हैं। इन झरोकों से रानियां राजा का दरबार देखा करती थी। दीवाने आम, इसका प्रयोग जनसाधारण के दरबार हेतु किया जाता था। धौरे स्तंभों की कतार से घिरा दीवाने आम संगमरमर के एक ऊंचे पर्वत पर बना 27 खंभों वाला हॉल है। ऊपर की तरफ कल्चरल सेंटर है। यहां से ऊपर से देखने पर हमें पूरा तीसरा प्रांगण नजर आता है, जिसमें एक तरफ शीश महल और दूसरी तरफ सुख मंदिर दिखाई देता है। ऊपर की तरफ कल्चरल सेंटर बना हुआ है। यहां पर राजाओं का नाच गाना बजाना हुआ करता था। पहरेदारी के लिए बाहर सैनिक खड़ा हुआ करते थे, जिससे कि कोई भी आदमी राजा के आराम में खलल न डाले। दूर दूर तक नजर रखने के लिए दुर्ग बने हुए थे। सैनिकों के जाने का रास्ता अलग हुआ करता था। अब हम देखते हैं रॉयल टॉयलेट। ये राजाओं के टॉयलेट हैं। सैनिकों के टॉयलेट अलग हुआ करते थे। चौथे प्रांगण में राजपरिवार की महिलाएं निवास किया करती थी। इस प्रभाग में बहुत से निवास कक्ष हैं, जिसमें प्रत्येक में एक एक रानी रहा करती थी। हर पोर्शन अलग अलग डिवाइड किया गया था। राजा अपनी रुचि के अनुसार प्रतिदिन किसी एक रानी के यहां पर आते थे, किंतु अन्य रानियों को इसकी भनक भी नहीं पड़ती थी कि राजा कब और किसके यहां पधारे हैं। हर पोर्शन की सीढ़ियां अलग अलग थी। सभी कक्ष एक ही गलियारे में खुलते थे। महल के इसी भाग में राजमाता व राजा की पटरानी जनानी ड्योढ़ी में रहती थी। उनकी दासियां व बांदियां भी यहां पर निवास किया करती थी। चलिए एक रानी का पोर्शन अंदर से देख लेते हैं। ये एक रानी का पोर्शन है। हर रानी का पोर्शन ऐसे ही अलग अलग डिवाइड किया गया है और सबके आगे 4 दीवारी और अलग अलग सीढ़ियां बनी हुई हैं। रानी का कक्ष के साथ और भी अंदर कई कक्ष हैं, जिसमें उनकी दासियां रहा करती थी। उनके तैयार होने का कक्ष था, उनके सोने का कक्ष था और उनके खाने का कक्ष था। ये पूरा पोर्शन एक रानी का पोर्शन है और ऐसे ही यहां पर सब रानियों के अलग अलग पोर्शन बने हुए हैं।
सभी रानियां बीच में एक जगह पर बैठकर कई बार चौपड़ भी खेला करती थी। अब हम महल के पीछे के हिस्से से होते हुए यहां से बाहर की ओर निकल चलते हैं। रास्ते में हमें कठपुतली वाला भी दिखाई देता है, जिसने हमें बहुत ही मजेदार कठपुतली का डांस दिखाया, जो कि आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ये सुरंग है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि दूसरे महल की ओर मिलती है जाकर। ये बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं जो उस जमाने की हैं जिसमें खाना बना करता था, और अब इसे लोगों के देखने के लिए यहाँ पर रख दिया गया है। बड़े बड़े मिट्टी के पॉट रखे गए हैं जो कि उस समय यूज हुआ करते थे। अब हम इनसे देखते हुए बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर ये सारंगी बजाते हुए भैया हम लोगों का